हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हम अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 33 में जो है क्लास 12 की जो है जूलॉजी पर अपना लेक्चर नंबर 10 प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये लेक्चर नंबर 10 जो है विद्यार्थियों न्यूक्लिक अम्ल की संरचना व न्यूक्लिक अम्ल की व्याख्या व डीएनए की संरचना में पार्ट 2 है। विद्यार्थियों ये पार्ट 2 का इवेंट उसी विद्यार्थी को समझ में आएगा जिसने पार्ट 1 के इवेंट को समझा है। इसलिए विद्यार्थियों हमारा आपको रिक्वेस्ट और एडवाइस दोनों है कि आप वीडियो को सीक्वेंस में देखें। ऐसे बीच बीच से कूद करके वीडियो को देखने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है विद्यार्थियों। इसलिए आप वीडियो को सीक्वेंस में देखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। एग्जाम भी करीब है, चीज़ें भी अच्छी खासी करनी है, इसलिए वीडियो को सीक्वेंस में ही देखें। तो आइए विद्यार्थियों आज की कुछ विशेष बातें शुरू करते हैं और अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों आज के क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो तो होगी ही, उसके पहले जो है हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बता देना चाहते हैं, आप उसे ध्यान दें। विद्यार्थियों आपने न्यूक्लिक अम्ल की संरचना में एक बात का अवलोकन किया था कि न्यूक्लिक अम्ल की जो संरचना होती है वो 3 लोगों से होती है। न्यूक्लिक अम्ल का जो संगठन होता है वो 3 लोगों से होता है। संगठन में भाग लेने वाला सबसे पहला शर्करा है, सेकंड जो है नाइट्रोजनी क्षारक है, और तीसरा जो है आपका फॉस्फेट समूह या फॉस्फेट आयन है। प्रिय विद्यार्थियों आपने शर्करा के रूप में देखा था कि शर्करा में 2 लोग भाग ले रहे थे, जिसमें सबसे पहला जो भाग ले रहा था उसका नाम था राइबोस शर्करा, और दूसरा जो भाग ले रहा था विद्यार्थियों उसका नाम था डीऑक्सीराइबोस शर्करा। प्रिय विद्यार्थियों अगर आप नाइट्रोजनी क्षारक की बात करते हैं तो नाइट्रोजनी क्षारक 2 तरह से भाग ले रहा था। एक भाग ले रहा था पिरिमिडीन व्युत्पन्न के रूप में, और दूसरा भाग ले रहा था प्यूरिन व्युत्पन्न के रूप में। विद्यार्थियों अगर आप पिरिमिडीन व्युत्पन्न के रूप में देखें तो ये लगभग जो है 3 प्रकार के थे, जिसमें सबसे पहला आपने पढ़ा था यूरेसिल, फिर साइटोसिन, फिर उसके बाद आपने थायमिन पढ़ा था। और अगर आप प्यूरिन व्युत्पन्न के रूप में देखते हैं विद्यार्थियों तो उसमें 2 लोग थे, एडिनिन और ग्वानिन। फास्फेट समूह का मतलब विद्यार्थियों आपने फास्फेट समूह या फास्फेट आयन पढ़ा था PO4 का 3- विद्यार्थियों उसकी संरचना को मैंने आपको समझा दिया था। विद्यार्थियों आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए हमें कुछ विशेष संरचनाओं को समझना है। विद्यार्थियों हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि अगर न्यूक्लिक अम्ल के संरचना में शर्करा जरूरी है तो राइबोस शर्करा और डीऑक्सीराइबोस शर्करा की संरचना कैसी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे नाइट्रोजनी क्षारक पे। तो विद्यार्थियों नाइट्रोजनी क्षारक की अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर है तो पिरिमिडीन के रूप में, तो पिरिमिडीन व्युत्पन्न के रूप में जो क्षारक हैं उनकी संरचना पढ़ते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों हम इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। आइए विद्यार्थियों इस गेम को स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद है कि आप इसे बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखने की चेष्टा करेंगे। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यहां पर किस क्राइटेरिया में मैं आपको शर्करा की संरचना बता रहा हूं, इस क्राइटेरिया में मैं आपको शर्करा की संरचना बता रहा हूं, इसे ध्यान दें। अब इधर के क्राइटेरिया में आ जाएं तो इधर हम नाइट्रोजनी क्षारक की संरचना आपको बता रहा हूं। नाइट्रोजनी क्षारक की संरचना बता रहा हूं विद्यार्थियों, नाइट्रोजनी क्षारक की संरचना। और इस नाइट्रोजनी क्षारक में जो संरचना आपको बताई जाएगी विद्यार्थियों वो पिरिमिडीन व्युत्पन्न के रूप में, क्योंकि यूज में वही आने वाली है ज्यादा, पिरिमिडीन व्युत्पन्न के रूप में। मुझे पूरी आशा है कि आप इसे शुरू से अंत तक और समझदारी के साथ देखेंगे विद्यार्थियों। आइए शर्करा की संरचना बताते हैं। विद्यार्थियों शर्करा में 2 लोग भाग लेते हैं, राइबोस शर्करा और डीऑक्सीराइबोस शर्करा। आप गौर करें शर्करा का तात्पर्य हमारा किसी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज वगैरह से नहीं है विद्यार्थियों। इसमें राइबोस शर्करा और डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो भाग लेती है वो पेंटोज शर्करा के रूप में भाग लेती है, इस पॉइंट को नोट करें।
विद्यार्थियों अगर आप इसके संरचना की बात करते हैं विद्यार्थियों, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें। आपको एक पंचभुजी संरचना बनानी है, पंच संयोजी। विद्यार्थियों यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, ये हिस्सा कार्बन का है विद्यार्थियों। ये सारे जो हिस्से दिख रहे हैं ये कार्बन के हैं। अब इनको बंध द्वारा जोड़ना होता है विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों सबसे इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ पर केयर करिएगा। आपने क्या नाम है केमिस्ट्री में जो है फ्यूरेन और पाइरेन से संबंधित संरचनाएं पढ़ी होंगे, तो वहाँ पर भी आपको चीज़ें सीखनी पड़ी थी, यहाँ पर भी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ध्यान दें विद्यार्थियों, अगर आपने ऐसी संरचना बनाई है, अगर इस संरचना के ऊपर विद्यार्थियों आपने OH का कनेक्शन दिया है, नीचे H है, बाकी सब में यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ H है विद्यार्थियों, यहाँ H है, और ये ऊपर जो है विद्यार्थियों आपने कनेक्ट किया है, ऊपर जो है विद्यार्थियों आपने कनेक्ट किया है CH2OH से। ऊपर आपने कनेक्ट किया है विद्यार्थियों CH2OH से। अगर आपने ऐसे संरचना को बना रखा है विद्यार्थियों, तो उम्मीद करिए ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है विद्यार्थियों, तो ये संरचना आपके सामने निकल करके आ रही विद्यार्थियों राइबोस शर्करा की। विद्यार्थियों राइबोस शर्करा की, आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये संरचना राइबोस शर्करा की दिखाई दे रही है। बट विद्यार्थियों अगर आप इसी संरचना को थोड़ा सा मोनोटाइज कर दें, अगर आप इसी संरचना को थोड़ा सा मोनोटाइज करने की कोशिश करें, जैसे अगर किसी संरचना को हम थोड़ा सा मोनोटाइज कर रहे हैं, आप फोकस करने की कोशिश करें। सेम संरचना हमने यहाँ पर कॉपी कर ली, सेम संरचना हमने यहाँ पर कॉपी की है। ये विद्यार्थियों ऑक्सीजन है, ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन है विद्यार्थियों। अब ये एकल बंध द्वारा किसी को जोड़ने की चेष्टा करेंगे विद्यार्थियों। आपको मालूम ही है कि कार्बन जो है चतुस्संयोजी, इसके 4 बंध होने तो अनिवार्य होते हैं। अगर विद्यार्थियों आपने यहाँ पर OH व्यवस्थित किया है, यहाँ पर H व्यवस्थित किया, बट यहाँ OH की जगह भी H है और यहाँ पर भी H है, बाकी चीज़ें यथावत हैं विद्यार्थियों। बाकी चीज़ें विद्यार्थियों यदि यथावत हैं, जैसे यहाँ पर H है और यहाँ पर विद्यार्थियों CH2OH है, बाकी चीज़ें यथावत है विद्यार्थियों। तो आप इस स्ट्रक्चर को देखें और स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें विद्यार्थियों। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, ये है डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा विद्यार्थियों, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। हमें विद्यार्थियों ये पूरा उम्मीद है कि आपको शर्करा की संरचना में राइबोस शर्करा की संरचना और डीऑक्सी राइबोस शर्करा की संरचना कंप्लीटली समझ में आई होगी विद्यार्थियों। आइए अब आपको नाइट्रोजनी क्षारक की संरचना की ओर ले चलते हैं विद्यार्थियों। अब इसको भी मैं एक ही मोनोटाइजेशन से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास एक एरोमेटिक रिंग है विद्यार्थियों, फोकस करिएगा, यदि आपके पास एक एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, यदि आपके पास एक एरोमेटिक रिंग है विद्यार्थियों, और इस एरोमेटिक रिंग को आपने कुछ ऐसे मोनोटाइज किया है, यहां पर विद्यार्थियों द्विबंध है,
यहाँ विद्यार्थियों यदि NH2 समूह आपने जोड़ रखा है और यहाँ पर विद्यार्थियों आपने नाइट्रोजन को दे रखा है। क्लास में हर बच्चे को विदित है कि नाइट्रोजन त्रिबंध बनाता है। विद्यार्थियों, क्लास में हर बच्चे जानते हैं कि नाइट्रोजन त्रिबंध बनाता है। नाइट्रोजन कितना बंध बनाता है विद्यार्थियों? नाइट्रोजन त्रिबंध बनाता है। विद्यार्थियों, सबको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि नाइट्रोजन त्रिबंध बनाता है। और अगर विद्यार्थियों नाइट्रोजन त्रिबंध बनाता है तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड ये बनेगा, और अगर ये दो बंध है तो ये एक बंध है, इसका मतलब नाइट्रोजन का त्रिबंध हो गया। विद्यार्थियों, यहाँ द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा है और यहाँ पर विद्यार्थियों NH ग्रुप है। यहाँ पर विद्यार्थियों केवल यहाँ पर NH2 है विद्यार्थियों, यहाँ पर NH ग्रुप है। फोकस करके विद्यार्थियों ध्यान से देखें, ये अगर सारी संरचना को हटा दिया जाए और एरोमेटिक रिंग के ऊपर अगर विद्यार्थियों आपको NH2 दिखाई देता है तो आपने कार्बनिक यौगिक में पढ़ा होगा कि वो आपका एनिलीन है। विद्यार्थियों, अगर आप इसे आगे की ओर बढ़ाएं, यहाँ पर NH2 है, इधर तो डबल बॉन्ड है, यहाँ NH2 है। इस संरचना को ऐसे, अगर यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन त्रिबंध बनेगा विद्यार्थियों, तो ये ऐसे है और डबल बॉन्ड O और नीचे NH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो विद्यार्थियों उम्मीद करिएगा, इसे समझिएगा जरूर। ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही विद्यार्थियों, ये संरचना आपके साइटोसिन की है। विद्यार्थियों, ये संरचना आपके साइटोसिन की है। विद्यार्थियों, अगर ये संरचना साइटोसिन की है तो इसी से मोनोटाइज करके जो हम अगले केस को भी बता सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों, अगर अगले केस को समझने का प्रयास करें तो ध्यान से सुने। आपने एक एरोमेटिक रिंग ले लिया, ये एरोमेटिक रिंग है विद्यार्थियों। इधर आपका ये द्विबंध तो दिखाई दे रहा है, ये द्विबंध है विद्यार्थियों, बट यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं जोड़ा है। यहाँ पर विद्यार्थियों आपने केवल O जोड़ा है। क्या है? O। अगर विद्यार्थियों आपने केवल यहाँ पर O जोड़ा है और यहाँ पर जो नाइट्रोजन समूह आपको दिख रहा है, ये नाइट्रोजन समूह जो है पहले तो द्विबंध बना रहा था, क्योंकि नाइट्रोजन के त्रिबंध होने चाहिए, लेकिन अब ये कितना बंध बना रहा है विद्यार्थियों? अब ये जो है नाइट्रोजन जो आपका त्रिबंध बना रहा है, लेकिन अगर ये वापस से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो विद्यार्थियों नाइट्रोजन के त्रिबंध यहाँ पूरे होने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर अब सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में कनेक्ट है विद्यार्थियों। और यहाँ पर जो है आपने विद्यार्थियों NH ग्रुप को जोड़ रखा है। किसको जोड़ रखा है? NH ग्रुप को जोड़ रखा है। तो आई होप विद्यार्थियों ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, उम्मीद करिएगा आपको समझ में आए। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, यह यूरेसिल का है, यूरेसिल का है। चीज़ों को समझने की कोशिश करें विद्यार्थियों। ये संरचना यूरेसिल की है, ये संरचना यूरेसिल के विद्यार्थियों, बट इतने फोकस करिएगा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा द्विबंध बनाता है, तो यहाँ पर ये भी डबल बॉन्ड है। अगर आप अगले स्टेप की बात करें विद्यार्थियों, सेम इसी संरचना की कॉपी करते हैं। हम एक एरोमेटिक रिंग लेते हैं, हम एक एरोमेटिक रिंग लेते हैं। अगर ये एक एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे हमने द्विबंध कर दिया, ऊपर हमने द्विबंध के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दिया, यहाँ पर हमने नाइट्रोजन को जोड़ करके H को लगा दिया, यहाँ पर द्विबंध के साथ ऑक्सीजन कनेक्ट है और नीचे ओनली NH ग्रुप है विद्यार्थियों। और यहाँ पर अगर विद्यार्थियों आपको CH3 दिखाई दे रहा है, तो विद्यार्थियों आज के क्लास में फोकस करके और बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ें। ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है थायमिन की संरचना है। विद्यार्थियों आज के क्लास में किसी चीज़ को लेकर के हम जरा सा भी सीरियस नहीं है, क्योंकि हम चीज़ों को आपको सिखाना चाहते हैं।
चीज़ें आपको विदित हों, चीज़ें आपको आएँ, चीज़ें आपको समझ में आए विद्यार्थियों, इसलिए जो है मैं आपको बिल्कुल एकदम आराम से रिलैक्सेशन पोजीशन में आराम से समझाना चाहता हूं विद्यार्थियों। और जो चीज़ें आपके सामने हैं ये किसी भी प्रकार से स्पीड की चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें बहुत स्लो मोशन की हैं। विद्यार्थियों, आपने देखा कि जिस समय न्यूक्लिक अम्ल के संगठन को हमने पढ़ा था, तो न्यूक्लिक अम्ल के संगठन में भाग लेने वाली चीज़ें शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट समूह था। तो विद्यार्थियों, फास्फेट समूह को PO4 के 3- में मैंने उसकी संरचना आपको पढ़ा दी है। शर्करा दो लोगों भाग लेते हैं, राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। आप देख पा रहे हैं अपने सामने कि राइबोस शर्करा और डीऑक्सी राइबोस शर्करा में किस बात का अंतर है विद्यार्थियों, जरूर निकालिएगा। नाइट्रोजनी क्षारक पे अगर फोकस करें विद्यार्थियों, नाइट्रोजनी क्षारक जो है ज्यादातर पिरिमिडीन के रूप में भाग लेता, प्यूरिन के रूप में ज्यादातर भाग नहीं लेता। इसलिए विद्यार्थियों मैंने यहाँ पिरिमिडीन के रूप में आपको संरचना दिखाई है। पिरिमिडीन के रूप में नाइट्रोजनी क्षारक 3 प्रकार से होता, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। विद्यार्थियों आपको बताया जा चुका है कि जो थायमिन होता है वो डीएनए में भाग लेता है और जो यूरेसिल होता है विद्यार्थियों वो आरएनए में भाग लेता है। बाकी साइटोसिन दोनों में घूम फिर करके रहता है विद्यार्थियों। थायमिन की स्पेशली रूप से मैंने आपको पीटीआर में नोट करवाया विद्यार्थियों, थायमिन स्पेशली रूप से किसमें भाग लेता विद्यार्थियों, डीएनए में। और यूरेसिल स्पेशली रूप से किसमें भाग लेता विद्यार्थियों, आरएनए में। तो फोकस करके देखें, जो साइटोसिन है विद्यार्थियों वो किसमें भाग लेगा, दोनों में मिलजुल करके रहेगा विद्यार्थियों। इस चीज को आप अंडरस्टैंड किए हैं अच्छी तरह से विद्यार्थियों। आप इस स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इस स्टेप को आगे की ओर बढ़ाते हैं विद्यार्थियों। अब हम अपने आगे के क्लास में क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या होता है न्यूक्लियोसाइट और क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स। और आगे आप न्यूक्लियोसाइट्स और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले न्यूक्लियोसाइट्स और न्यूक्लियोटाइड्स पे फोकस करते हैं, न्यूक्लियोसाइट्स और न्यूक्लियोटाइड्स को समझते हैं विद्यार्थियों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह लग रही है कि न्यूक्लियोसाइट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं न्यूक्लियोसाइट्स। न्यूक्लियोसाइट्स विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है न्यूक्लियोसाइट्स का निर्माण है। कैसे बनेगा न्यूक्लियोसाइट्स, कैसे निर्माण होगा न्यूक्लियोसाइट्स का विद्यार्थियों, कुछ भी नहीं है, आप इसे ध्यान से सुने। जब शर्करा प्लस में नाइट्रोजनी क्षारक आपस में मिलते हैं, जब शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक आपस में मिलते हैं विद्यार्थियों, तो इससे न्यूक्लियोसाइट्स का निर्माण होता है। इससे न्यूक्लियोसाइट्स का निर्माण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक अगर आपस में मिल जाए तो इससे न्यूक्लियोसाइट्स का निर्माण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों, यहां पर एक बात आती है जिसे हमें पीटीआर के रूप में ध्यान देना चाहिए। पीटीआर है, जब भी नाइट्रोजनी क्षारक शर्करा के साथ ऐड होती है, शर्करा के साथ संयुक्त होने वाली नाइट्रोजनी क्षारक सदैव शर्करा के C1 से जुड़ी होनी चाहिए। विद्यार्थियों, हर एक पॉइंट को फोकस करिएगा, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसने मैंने आपको बताया। शर्करा और न्यूक्लियोटाइड्स, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक के आपस में मिलकर के न्यूक्लियोसाइट्स का निर्माण करते हैं। निर्माण के दौरान आप ध्यान रखेंगे, जब नाइट्रोजनी क्षारक को शर्करा से जोड़ने की चेष्टा करेंगे तो हमेशा आपका नाइट्रोजनी क्षारक शर्करा के C1 से जुड़ा होगा। विद्यार्थियों, आप कोई भी नाइट्रोजनी क्षारक ले सकते हैं, आप कोई भी शर्करा ले सकते हैं, ले करके आपस में न्यूक्लियोसाइट्स का निर्माण कर सकते हैं। आइए मैं आपको जो है संरचनात्मक उदाहरण देता हूं।
ध्यान से सुनिए, संरचनात्मक उदाहरण। विद्यार्थियों अगर आप इस स्टेप पे फोकस कर पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं न्यूक्लियोसाइड्स के निर्माण में सबसे पहले शर्करा चाहिए, तो मैं नीचे की ओर एक शर्करा का संरचना बना रहा हूं। गौर से देखें, ध्यान से। मैं सबसे पहले नीचे की ओर एक शर्करा की संरचना को फोकस कर रहा हूं। यहां पर भी ये कार्बन है विद्यार्थियों, यहां पर ये ऑक्सीजन, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है विद्यार्थियों, ये कार्बन है। हमारे क्लास में सारे विद्यार्थियों को इस चीज़ की जानकारी है, कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है। ये 4 बंध इसके पूरे होने चाहिए विद्यार्थियों। आपको पता है ये जो C है ये कनेक्ट है OH से, ये कनेक्ट है H से, बाकी ये H से कनेक्ट है, ये OH से कनेक्ट है, ये भी H से कनेक्ट है, ये भी OH से कनेक्ट है विद्यार्थियों, ये H से कनेक्ट है, और ये कनेक्ट है विद्यार्थियों CH2OH से, CH2OH से विद्यार्थियों। और अगर आप फोकस कर पे देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, तो हमने यहाँ शर्करा की संरचना को बना दिया है। और विद्यार्थियों अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो शर्करा बनी हुई है विद्यार्थियों, तो ये राइबोस शर्करा है। कौन सी शर्करा है? ये राइबोस शर्करा है। राइबोस शर्करा की संरचना यहाँ पर बन करके तैयार है विद्यार्थियों। अगर राइबोस शर्करा की संरचना बन चुकी है तो राइबोस शर्करा से हमें जोड़ना होता है नाइट्रोजनी क्षारक, और जब नाइट्रोजनी क्षारक जोड़ेंगे तो जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों कि जो नाइट्रोजनी क्षारक होगा वो हमेशा जो है C1 से जुड़ा होगा विद्यार्थियों। अगर आप नंबरिंग करें तो ये देखिए C1 है, ये C2 है, ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है। नंबरिंग यहाँ से कर लीजिए विद्यार्थियों, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर। इसीलिए राइबोस शर्करा या डीऑक्सीराइबोस शर्करा को 5 कार्बन के कारण पेंटोस शर्करा भी कहा जाता है विद्यार्थियों। आप यहाँ पर फोकस करें, 1 नंबर कार्बन से नाइट्रोजनी क्षारक जोड़ना है, तो सबसे पहले आप एक नाइट्रोजनी क्षारक बना लें, जो भी आपको अच्छा लगे उस नाइट्रोजनी क्षारक को यहाँ पर बना करके तैयार करें। मैं आपके सामने एक नाइट्रोजनी क्षारक बना रहा हूँ। हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिखें ये कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक है, या मेरे उत्तर का इंतजार करें विद्यार्थियों। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर फोकस करिएगा, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर मैंने NH2 को जोड़ दिया, यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन दे दिया, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, ये डबल बॉन्ड है विद्यार्थियों। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड कनेक्टेड O है विद्यार्थियों, और ये विद्यार्थियों NH ग्रुप है। आप जल्दी से रिप्लाई करके बताएं विद्यार्थियों, इस समय मैंने जो नाइट्रोजनी क्षारक बनाया ये हो क्या सकता है। तो विद्यार्थियों आप एक ही बात यहाँ पर हमें अवलोकित करेंगे कि सर जी जो नाइट्रोजनी क्षारक इस समय बना हुआ है वो नाइट्रोजनी क्षारक साइटोसिन है। ये नाइट्रोजनी क्षारक जो बना हुआ है सर, ये नाइट्रोजनी क्षारक साइटोसिन है, ये साइटोसिन है विद्यार्थियों। ऐसे आप यूरेसिल या थायमिन किसी की संरचना को ले सकते हैं, और शर्करा की जगह आप चाहें तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा ले सकते हैं विद्यार्थियों। इस चीज को ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको पता है इन दोनों को आपस में मिलाना है विद्यार्थियों। यहां पर आप एकदम बिल्कुल फोकस करिएगा और फोकस के साथ समझने की कोशिश करिएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं NH है, ये OH है विद्यार्थियों। यहाँ पर जब ये दोनों आपस में जुटेंगे तो एक सिंपल सा प्रोसेस होगा। ये जो आपको H दिखाई दे रहा है ये OH को लेकर के निकल जाएगा, और H जिस समय OH को लेकर के निकलेगा विद्यार्थियों तो यहाँ से H2O निष्कासित है, और अगर HOH आपस में मिल करके H2O निष्कासित कर रहे हैं, और हम यहाँ से टोटल हटाएं कि HOH आपस में मिल करके H2O निष्कासित कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों बचा का केवल बचा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को यहाँ इससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, और ये नाइट्रोजन के माध्यम से जुड़ेगा। नाइट्रोजन अपना 3 बंध पूरा कर चुका है। यहाँ से H2O निष्कासित है, यहाँ से H2O निष्कासित है विद्यार्थियों। H2O कैसे निष्कासित हुआ? जब नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा दोनों आपस में जुड़े तो नाइट्रोजनी क्षारक में नीचे का NH और इसका हाइड्रोक्साइड, इसका NH का हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्साइड दोनों मिलकर के पानी निष्कासित कर दिए। इसके पास केवल N बचा है
विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी आ रही है कि यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। तो विद्यार्थियों ये खूबसूरत संरचना जो आपके सामने आ रही, यही संरचना है न्यूक्लियोसाइड्स की। ये संरचना है विद्यार्थियों न्यूक्लियोसाइड्स की, न्यूक्लियोसाइड्स की। ये न्यूक्लियोसाइड्स है विद्यार्थियों। आई होप कि आप इसे अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। मैं आपको बिल्कुल स्लो मोशन में समझा रहा हूं। स्लो मोशन में मेरे समझाने का एकमात्र उद्देश्य है कि रिवीजन के बिना ये चीजें आपको समझ में आ सके। विद्यार्थियों आप इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्लास को फिर आगे की ओर बढ़ा रहा हूं। विद्यार्थियों अपने अगले स्टेप में मैं आपको पढ़ा रहा हूं न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोसाइड्स की संरचना तो आपने देख ली, अब आगे हम न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना को देख रहे हैं। अगर आप न्यूक्लियोटाइड्स पे सही सही फोकस करें और इसे समझने की कोशिश करें तो जो न्यूक्लियोटाइड्स आपको दिख रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में सबसे पहला अगर कोई भाग लेने वाला है तो शर्करा भाग लेगा। प्लस में विद्यार्थियों इसमें नाइट्रोजनी क्षारक भी भाग लेगा, नाइट्रोजनी क्षारक भी भाग लेगा। अब प्लस में विद्यार्थियों आप बोलेंगे सर शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक अगर इतना ही है तो फिर न्यूक्लियोसाइड्स में भी तो था। नहीं विद्यार्थियों, यहीं तक नहीं सीमित है, फिर इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी भाग लेगा, फॉस्फेट समूह भी भाग लेगा। और अगर विद्यार्थियों इतने लोग आपस में कंपैक्ट होते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड्स। आई होप विद्यार्थियों आपको ये फार्मूला समझ में आ रहा होगा। और अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे तो जिस तरह से पिछला लेक्चर देखने के बाद, पार्ट 1 देखने के बाद आप डीएनए और आरएनए के बीच में सही से अंतर निकाल सके होंगे या फिर अपने नोट्स में प्रेस्क्राइब किए होंगे दोनों के बीच अंतर, तो विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि यहां आप न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में भी विश्लेषण करेंगे, उनके बीच अंतर निकालेंगे। विद्यार्थियों 10वीं 12वीं का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स है। और एक चीज को पढ़ने के बाद आपको डबल डोज मिल रहे हैं विद्यार्थियों। केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों के हित में है, केमिस्ट्री में भी बायोलॉजी में भी विद्यार्थियों। तो आपने देखा अगर न्यूक्लियोटाइड्स बन रहा है विद्यार्थियों तो इसमें शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फॉस्फेट समूह सब मिलकर के जो है किसका निर्माण करते हैं, तो आप एक ही आंसर रहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स का। विद्यार्थियों आप एक बात बताइए, अभी मैंने आपको पढ़ाया चूंकि अगर मेरे पास शर्करा है और प्लस में नाइट्रोजनी क्षारक है, शर्करा है और नाइट्रोजनी क्षारक है, तो विद्यार्थियों किन दोनों के आपस में मिलने से क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड्स। अभी मैंने आपको पढ़ाया शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक के आपस में मिलने से क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड्स। तो जहां शर्करा है और जहां नाइट्रोजनी क्षारक है उसके जगह उसका पूरा योग हम क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स। तो ऊपर वाली बात क्या हो सकती है विद्यार्थियों? ऊपर वाली बात जो है वो स्पष्ट लिखी जा सकती है, जहां शर्करा है और नाइट्रोजनी क्षारक इन दोनों का योग क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड्स। तो ऊपर हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड्स और प्लस में फॉस्फेट समूह, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस में फॉस्फेट समूह, ये दोनों आपस में मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोटाइड्स का। विद्यार्थियों कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ रहा है और यहां से एक समझदारी भी हमारी बढ़ रही है। इस चीज को देख करके एक समझदारी बढ़ रही है। विद्यार्थियों मेरी बात को ध्यान से सुने कि अगर आप न्यूक्लियोटाइड्स बना रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में सबसे पहले कौन भाग ले रहा है? शर्करा, फिर नाइट्रोजनी क्षारक, फिर कौन भाग ले रहा है? फॉस्फेट समूह। विद्यार्थियों किन तीनों के कंपैक्ट से बनता है न्यूक्लियोटाइड्स। विद्यार्थियों हमने अभी इसके ठीक पहले पढ़ा है कि जिस समय हमारे पास जो है शर्करा है और प्लस में नाइट्रोजनी क्षारक है, इन दोनों के आपस में मिलने से जो बनता है उसका नाम है न्यूक्लियोसाइड। तो शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक के जगह हम न्यूक्लियोसाइड रख सकते हैं। आगे क्या बचा? फॉस्फेट समूह। यानी न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट समूह ये दोनों आपस में मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। तो चीजें कितना आसान है, चीजें कितना कंफर्टेबल हैं। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी बन रहा है विद्यार्थियों, किसी भी जंतु के शरीर में पहले न्यूक्लियोसाइड्स बनता है फिर न्यूक्लियोटाइड्स बनता है।
आप देख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फेट समूह ये दोनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। तो किसी भी जंतु के शरीर में विद्यार्थियों सबसे पहले क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड्स, फिर किसका निर्माण होता है विद्यार्थियों, न्यूक्लियोटाइड्स का। हमें पूरी आशा है कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। इस पीटीआर को नोट किया जाए विद्यार्थियों। ये पीटीआर है, पॉइंट टू रिमेंबर है विद्यार्थियों, कि किसी भी जंतु के शरीर में, किसी भी जंतु के शरीर में सर्वप्रथम न्यूक्लियोसाइड्स किसी भी जंतु के शरीर में सर्वप्रथम न्यूक्लियोसाइड्स, किसी भी जंतु के शरीर में सर्वप्रथम न्यूक्लियोसाइड्स, किसी भी जंतु के शरीर में सर्वप्रथम न्यूक्लियोसाइड्स विद्यार्थियों, तत्पश्चात न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण होता है, तत्पश्चात न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। ये चीज हम रटवा नहीं रहे, आप ऊपर फॉर्मूले से समझ पाए। तत्पश्चात न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। चीजों को समझने की कोशिश करें, चीजें कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें आपस में ध्यान दें और उन्हें समझने की कोशिश करें। चीजों को जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा ही आपके लिए अच्छा होगा। इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे की ओर चलते हैं और इसकी संरचना को आपको समझाते हैं, संरचनात्मक उदाहरण समझाते हैं विद्यार्थियों। एक स्टेप और भी यहां पर फॉलो करिएगा। अगर हम इसे पीटीआर में फर्स्ट पॉइंट दे दें, पीटीआर में पॉइंट 2 नोट करिएगा विद्यार्थियों। जैसे मैंने आपको न्यूक्लियोसाइड्स में पीटीआर बता दिया था, पॉइंट 2 ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना में किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना में किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फास्फेट समूह न्यूक्लियोसाइड्स में उपस्थित शर्करा के C5 से जुड़े। विद्यार्थियों में क्या समझाया, क्या लिखा, आप उसे समझिए। जिस समय आप न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना न्यूक्लियोसाइड्स की संरचना जब बना रहे थे, तब आप क्या ध्यान रखे थे कि न्यूक्लियोसाइड्स की संरचना जब बनाएंगे तो जो हमारा शर्करा होगा, शर्करा के C1 से जुड़ेगा नाइट्रोजनी क्षारक। लेकिन जब न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना बना रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना पेश करोगे तो न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना में जो आप फास्फेट समूह जोड़ोगे वो न्यूक्लियोसाइड्स में उपस्थित शर्करा के C5 से ऐड होना चाहिए। इस पॉइंट को नोट करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्लास को आगे की ओर ले चलते हैं। विद्यार्थियों, आपने देखा है कि जब आप न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण कर रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड चाहिए और न्यूक्लियोसाइड से फास्फेट समूह जुड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले आप न्यूक्लियोसाइड्स को बना करके तैयार करिए। विद्यार्थियों, हम न्यूक्लियोसाइड्स की संरचना को आपके सामने
प्रदर्शित कर रहे हैं। आप इसे समझने की कोशिश करिए। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्राइटेरिया ऑक्सीजन का, ये कार्बन है, ये भी विद्यार्थियों कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन है। हर कार्बन जो है 4 बंध बनाता है विद्यार्थियों, तो ये इसका चतुष्बंध है विद्यार्थियों। आपको पता है यहाँ पर OH ग्रुप होता है, ये H ग्रुप होता है, ये विद्यार्थियों H है, ये OH है, ये भी H है, ये OH है विद्यार्थियों। यहाँ पर H होता है और यहाँ पर जो है आपने देखा होगा ये CH2OH होता है। और अगर आपको समझाएं विद्यार्थियों, तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये मैंने राइबोस शर्करा बना रखी है। आपके पास सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। ये राइबोस शर्करा है विद्यार्थियों। अब आपको पता है राइबोस शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक के साथ जब मिलती है विद्यार्थियों तो न्यूक्लियोसाइड्स बनता है, इसलिए आप न्यूक्लियोसाइड्स बनाए पाले। अब हम यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग बनाते हैं विद्यार्थियों। हम यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग को प्रदर्शित करते हैं। ये एरोमेटिक रिंग है विद्यार्थियों। अब आप यहाँ पर अगर अच्छी तरह से फोकस करके देखें, अच्छी तरह से इसको समझने की चेष्टा करें तो आपको मालूम होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर NH2 ग्रुप है विद्यार्थियों। आपको पता है मैंने यहाँ पर N को जोड़ रखा है विद्यार्थियों। आपको सारी संरचनाएं बताई गई हैं। नाइट्रोजन का त्रिबंध होना चाहिए, इसलिए एक बंध और व्यवस्थित है। डबल बंध के माध्यम से ऑक्सीजन जुटा हुआ है। यहाँ पर विद्यार्थियों NH होता है। विद्यार्थियों आप इसे पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। इस समय में जो संरचना आपके सामने नाइट्रोजनी क्षारक का प्रस्तुत किया हूँ, ये साइटोसिन है विद्यार्थियों। मैंने आपको सारी संरचना बता रखी है। आप सिस्टम के अनुसार कोई भी संरचना यूज कर सकते हैं विद्यार्थियों। आप सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी संरचना यूज कर सकते हैं। आप सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी संरचना यूज कर सकते हैं विद्यार्थियों। और अगर आप इसको देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, तो इतनी संरचना जो बन के अब आपस में इनको लिंक कराएं विद्यार्थियों। तो अगर लिंक कराने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने अभी पीछे पढ़ा है कि यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, क्योंकि NH का H OH से क्रिया करके पानी बना लेगा, केवल बचेगा N विद्यार्थियों। नाइट्रोजन के माध्यम से ये दोनों आपस में कंपैक्ट हो जाएंगे। नाइट्रोजन इन दोनों को आपस में जोड़ देगा विद्यार्थियों। इस समय की जो संरचना आपके सामने तैयार हुई है, विद्यार्थियों, ये संरचना प्रदर्शित हो रही है विद्यार्थियों। ये पूरी की पूरी संरचना जो प्रदर्शित हो रही है विद्यार्थियों, ये संरचना न्यूक्लियोसाइड्स की, ये संरचना है न्यूक्लियोसाइड्स की विद्यार्थियों। अगर ये संरचना आपको न्यूक्लियोसाइड्स की दिख रही है तो इसमें अगर हम फास्फेट समूह को जोड़ दें तो विद्यार्थियों ये एक बात श्योर हो जाता है कि फास्फेट समूह के जुड़ने से, न्यूक्लियोसाइड्स के साथ अगर फास्फेट समूह जुड़ जाए तो न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। तो हम इससे फास्फेट समूह जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्लास में हमारे सारे विद्यार्थियों को मालूम है कि फास्फेट समूह का फॉर्मूला होता है PO4 का 3-। हम यहाँ पर PO4 का 3- दर्शाते हैं विद्यार्थियों। आप उसे समझने की कोशिश करिएगा। फास्फोरस पंच संयोजी होता है, 5 बंध बनाएगा, तो 5 बंध में जो है हमारे पास 4 ही ऑक्सीजन है, तो फास्फोरस की मजबूरी बन जाएगी कि वो किसी एक स्थान पर डबल बॉन्ड बना लेगा। हम यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनाते हैं विद्यार्थियों। ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है। डबल बॉन्ड बनाने के कारण इस वाले ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं। सिंगल बंध के कारण इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होगा। सिंगल बंध के कारण इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होगा। सिंगल बंध के कारण इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होगा विद्यार्थियों। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये आपका OH है और ये H है, ये OH है और ये H है। OH और H आपस में जो है विद्यार्थियों हटेंगे। OH और H आपस में विद्यार्थियों हटेंगे। ये OH ग्रुप आपको दिख रहा है विद्यार्थियों। अगर ये OH ग्रुप आपको दिख रहा है तो आप फोकस करके यहाँ पर देखिए, ये OH अगर यहाँ से विस्थापित हुआ तो ये ऑक्सीजन यहाँ से OH निकलेंगे और ये ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़ेगा यहाँ पर विद्यार्थियों। तो OH और H यहाँ से विस्थापित हुए विद्यार्थियों और ये इस ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़ करके विद्यार्थियों इसके साथ कंपैक्ट हुआ। यहाँ से निकलने वाला जो मटेरियल है विद्यार्थियों वो भी H2O के रूप में निष्कासित है विद्यार्थियों। अब चूंकि इस संरचना को हम लोग फास्फेट समूह कहते हैं, इस संरचना को हम लोग फास्फेट समूह कहते हैं, और अगर ये संरचना आपको फास्फेट समूह के रूप में दिख रही है विद्यार्थियों, तो एक बात आप फिक्स करके बताइएगा, फास्फेट समूह किसके साथ जुड़ा? फास्फेट समूह किसके साथ जुड़ा? न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। तो इसका मतलब पूरी की पूरी संरचना विद्यार्थियों न्यूक्लियोटाइड्स की है। पूरी की पूरी संरचना विद्यार्थियों न्यूक्लियोटाइड्स की है और आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। विद्यार्थियों इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको आगे की ओर समझाने की चेष्टा करते हैं।
विद्यार्थियों, हमें पूरी उम्मीद है कि न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड जैसी घटनाएं आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल के संरचना की, न्यूक्लिक अम्ल के संरचना की, ताकि विद्यार्थियों वहां से डीएनए की संरचना ओपन हो सके और आप इस कड़ी को समझने का प्रयास करें कि आप कहां से कहां जा रहे हैं। न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, विद्यार्थियों अगर आप न्यूक्लिक अम्ल के संरचना की बात करेंगे तो ये न्यूक्लिक अम्ल की जो संरचना है ये दो हिस्सों में है। विद्यार्थियों, न्यूक्लिक अम्ल की जो संरचना आपके सामने प्रदर्शित की जा रही है ये दो हिस्सों में है। सबसे पहले जो आपको है वो न्यूक्लिक अम्ल की है प्राथमिक संरचना, प्राथमिक संरचना, इसका कोई टेंशन नहीं विद्यार्थियों। इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल की जो दिखाई देती वो होती विद्यार्थियों द्वितीयक संरचना, द्वितीयक संरचना। विद्यार्थियों, द्वितीयक संरचना दो प्रखंडों में है। न्यूक्लिक अम्ल की जो द्वितीयक संरचना है विद्यार्थियों वो दो प्रखंडों में है। सबसे पहला हिस्सा जो विद्यार्थियों यहां पर आ रहा है वो है डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना। इसको विद्यार्थियों बोलते हैं डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। इसको बोलते हैं विद्यार्थियों डीएनए का डबल हेक्सिल संरचना। इसको विद्यार्थियों और भी नाम से जानते हैं जिसको मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे उसको समझने की कोशिश करें। डीएनए की द्वितीयक संरचना में सबसे पहले डीएनए की संरचना है, इसे डीएनए की द्विकुंडली संरचना भी कहते हैं या डीएनए का डबल हेक्सिल स्ट्रक्चर भी कहते हैं विद्यार्थियों। अगर आप इसे और भी फोकस करके समझें विद्यार्थियों तो इसे हम बोलते हैं डीएनए का वाटसन एवं क्रिक संरचना, वाटसन एवं क्रिक संरचना। यही वैज्ञानिक थे विद्यार्थियों। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया जो सबसे पहले डीएनए की संरचना का अवलोकन किए थे, और सत्र भी मैंने बता रखा था कि वो सत्र था 1953, वाटसन एवं क्रिक संरचना। विद्यार्थियों, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात अगर आप द्वितीयक संरचना में देखने की कोशिश करें, द्वितीयक संरचना डीएनए की, तो जो डीएनए की द्वितीयक संरचना होती है उसमें केवल आपको आरएनए की संरचना मिलेगी, आरएनए की संरचना। विद्यार्थियों, आई होप कि आप इसे समझ पाए होंगे, इस वर्गीकरण को समझेंगे और अच्छी तरह से इसे तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। विद्यार्थियों, तब तक के लिए धन्यवाद। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।